Hey guys, welcome back. This side Dr. Shiv here, and this is the third part of pathology, which is recall question from December 2018 FMG exam. Okay, so let's begin. चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए थे और क्या क्या रिपीट हुए. ठीक है, अब हम दूसरे साल में हैं तो क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से. ठीक है, एक्सपेक्टेड आइडिया लगने लगता है. तो अब पहला क्वेश्चन था यहाँ पर पहला क्वेश्चन अपना क्या था. पहला क्वेश्चन पूछा है कि मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी. देखो, डायबिटीज़ वाला टॉपिक ना हर एस्पेक्ट में, हर सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट है. जो भी बेसिक डिजीज़ हैं वो हर सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट है. जैसे डायबिटीज़ है, टीबी है, अर्थराइटिस है, ये सारी चीज़ें हर जगह हैं. ओके, इनके ड्रग्स, इनके सब कुछ, तो ध्यान से इनको देखिएगा. अब क्वेश्चन पूछा था द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी. अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसके किडनीज़ में क्या क्या वो होगा, प्रॉब्लम्स होंगी. ओके, तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी में क्या होता है, माइक्रो एल्बुमिन्यूरिया. ओके, मतलब एल्ब्यूमिन निकलता है 30 से 300 mg में, और इसमें ACE इनहिबिटर देते हैं ट्रीट करने के लिए, और इसको क्रोनिक किडनी डिजीज़ भी कहा जाता है. ओके, इसके रिगार्डिंग. तो अब क्या पूछा था कैरेक्टरिस्टिक डायबिटिक नेफ्रोपैथी के, तो आंसर है हमारा कीमेल-स्टेन विल्सन चेंज. ओके, विल्सन डिजीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, वो कॉपर का डिपोजिशन वाला जो टॉपिक है. तो कीमेल-स्टेन विल्सन चेंज डायबिटिक नेफ्रोपैथी में देखा जाता है. नेफ्रोपैथी में इसमें क्या होता है, नोडुलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस. ओके, अब इसके सारे ऑप्शन इम्पॉर्टेंट है. अरमानी-एप्स्टीन चेंज कब देखने को मिलता है, प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन इन पेरोक्सिमल टिब्यूल में. ठीक है, मतलब ग्लाइकोजन स्टोर होने लगता है PCT में, तो वहाँ पे अरमानी-एप्स्टीन चेंज हो सकते हैं. तो ये सारा कुछ हाई यील्ड है. ओके, इनके ऑप्शन भी हाई यील्ड हैं. अब देखो, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, इससे लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था. मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब नेफ्राइटिस और नेफ्रोटिक. ओके, ये बोथ टॉपिक इम्पॉर्टेंट. ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्टिलेट ग्रैनुलोमा इज फाउंड इन. स्टिलेट ग्रैनुलोमा किस में देखने को मिलता है, तो ये कौन सी बीमारी है, कैट स्क्रैच डिजीज़. ओके, किसके कारण होती है, बार्टोनेला हेंसले के कारण. अब देखिए यहीं पे और जो भी ग्रैनुलोमा देखने को मिलते हैं तो कवर हो गए. डर्क ग्रैनुलोमा मलेरिया में देखने को मिलता है, कैसियस ग्रैनुलोमा TB में देखने को मिलता है, और नॉन कैसियस ग्रैनुलोमा अफेक्टिंग द लंग्स एंड लिम्फ नोड, ये सार्कोइडोसिस में देखने को मिलता है. ओके, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो था रिपीट है, डायरेक्ट 17 से आया, कि इसमें मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है. यहाँ पे पूछा था जीनोग्राफ्ट क्या है, मतलब ग्राफ्ट अक्रॉस द स्पीसीज. ओके, फिर से इसको ध्यान से देख लीजिए कि अगर एनिमल टू ह्यूमन होगा तो उसको बोला जाएगा जीनोग्राफ्ट. ओके, अगर ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहा है, मतलब एक आदमी से दूसरी आदमी में, तो उसको एलोग्राफ्ट बोला जाएगा. अगर ह्यूमन टू ह्यूमन आइडेंटिकल ट्विंस में होंगे तो उसको आइसोग्राफ्ट बोला जाएगा. अगर एक बॉडी पार्ट से दूसरी जगह हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसको ऑटोग्राफ्ट बोला जाएगा. ओके, ये रिपीट टॉपिक. तो देखिए अब ये ऐसे समझने पड़ते हैं. चौथे नंबर क्वेश्चन, विच प्रोटियोग्लाइकन इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग. अब जैसे बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हाई यील्ड हम कैसे पता करें, तो मैं बोल रहा था कि क्वेश्चन करो, आपको उससे ये पता चल जाएगा हाई यील्ड कौन है. देखो कैसे पता करना है, जैसे मैंने ये पढ़ा, विच प्रोटियोग्लाइकिन इज़ इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ हीलिंग, तो हीलिंग से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो हीलिंग ये दर्शा रहा है इटसेल्फ कि ये हाई यील्ड है. ये अब हीलिंग वाला टॉपिक जाके आप पूरा पढ़िए. अब इसी पेपर में देखिएगा हीलिंग से 2 क्वेश्चन आए लगभग. तो विच प्रोटियोग्लाइकन इज इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ हीलिंग, तो सिंडिकैन इन्वॉल्व होता है. ओके, अब यहाँ पे देखिए हीलिंग में 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी हीलिंग, सेकेंडरी हीलिंग. सेकेंडरी हीलिंग में स्कार फॉर्मेशन होता है, स्कार का कंट्रैक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ मायोफाइब्रिल्स. ओके, तो हीलिंग वाला टॉपिक हाई यील्ड हो गया. अब ये 5वें नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एनाप्लासिया. अब ये जितना भी यहाँ पे जब सेल एडाप्टेशन होता है ना, सेल का एडाप्टेशन मतलब वो स्ट्रेस में है, ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सिया, तो सेल अपने आप को एडजस्ट करती है
कि वो इन स्ट्रेस में कैसे अपने आप को सुरक्षित रखे। तो ये वाला पूरा टॉपिक, ठीक है ना, हाइल्ड है, एनाप्लासिया, मेटाप्लासिया, हाइपरप्लासिया, है ना, हाइपरट्रॉफी, ये सारी ये जाके हाइल्ड है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एनाप्लासिया। तो एनाप्लासिया में क्या होता है, लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये अपना डिफरेंशिएशन खो देते हैं। तो एनाप्लासिया का हॉलमार्क फीचर क्या है, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। ओके, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए चेंज ऑफ इपिथेलियम का टाइप, ये होता है मेटाप्लासिया, जैसे स्क्वैमस से कॉल्यूमनर में हो गया, है ना। तो स्क्वैमस मेटाप्लासिया इन लंग्स स्मोकर्स में कॉमनेस्ट होता है, और वहाँ पे जब हम देखते हैं ईसोफेगस में मेटाप्लासिया होता है ना, इंटेस्टाइनल का कॉल्यूमनर मेटाप्लासिया, तो ये वो वाला टॉपिक, वो भी हाई टॉपिक है। अब मेटाप्लासिया से जब गड़बड़ होती है तो डिस्प्लेसिया हो जाता है, डिस्प्लेसिया से फिर एनाप्लासिया होता है, ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। मेटास्टेसिस क्या है, मेटास्टेसिस मतलब एक कैंसरस टिश्यू एक जगह से टूट के दूसरी जगह जाके अटैच हो जाती है और वहाँ सेल की ग्रोथ होने लगती है, दैट इज़ मेटास्टेसिस। ओके, तो हॉलमार्क फीचर ऑफ मैलिग्नेंसी है, हॉलमार्क फीचर है मैलिग्नेंसी का मेटास्टेसिस। 6वें नंबर क्वेश्चन, हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग। अब देखो 12 आवर आफ्टर 12 आवर, ओके, इस्चेमिक इंजरी टू द हार्ट इज, मतलब हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग आफ्टर 12 आवर इस्चेमिक इंजरी टू हार्ट। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन टॉपिक रिपीट है, लास्ट टाइम इन्होंने पूछा था कि मोस्ट स्पेसिफिक, तो वहाँ पे आंसर था हमारा कार्डियक ट्रोपोनिन। ओके, एमआई में वेवीनेस और कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, लेकिन ये लेस देन 12 आवर में हमें देखना पड़ता है, वहाँ पे मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया। अब इस क्वेश्चन में देखो, जो कहते हैं ना वेरिएशन, क्वेश्चन नए आते हैं, क्या वेरिएशन करते हैं। लास्ट टाइम इन्होंने लेस देन 12 आवर का पूछा था, इस बार ग्रेटर देन 12 आवर का पूछा है। तो ग्रेटर देन 12 आवर में हमें इस्चेमिक इंजरी जो हार्ट की होती है तो ये हो जाता है, हाइपर इस्नोफिलिया ऑफ मायोसाइट देखने को मिलता है। ओके, सो दिस इज़ रिपीट टॉपिक। देखो 2 टॉपिक तो डायरेक्ट रिपीट हो गए। 7वां क्वेश्चन क्या है, द सेल दैट कैन फॉर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर सेल्स इन द बॉडी इज कॉल्ड। देखो ये तो बड़े नॉर्मल क्वेश्चन है, ये जानना चाहिए, ठीक है। टोटीपोटेंट आंसर है इसका, टोटीपोटेंट, टी से याद रखना, टी मतलब टोटल, मीन्स सेल कैन प्रोड्यूस होल ऑर्गेनिज्म। जैसे जाइगोट है ना, तो जाइगोट क्या है, टोटीपोटेंट है। मल्टीपोटेंट क्या कहलाता है, दे कैन फॉर्म मल्टी सेल बट नॉट द प्लेसेंटा सेल। ओके, प्लूरीपोटेंट मतलब हीमोपोएटिक सेल होती है ना, जिससे पूरा आरबीसी और ये सब बनते हैं, डब्ल्यूबीसी, ये हीमोपोएटिक सेल से बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो गए। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज़ एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये आप लोग पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो ये वाले टॉपिक को 4 चार्ट बनवाते हैं, ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव, जिसमें ऑटोजोमल डोमिनेंट में हैवी डोमिनेंट लिख के रटवाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन 100% 1-2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही आते हैं, किससे, ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव। ओके, तो अब आपको करना क्या है, ये सारी चार्ट एकदम ना भयंकर तरीके से रट लेना भाई, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 148 में जब फेल हुआ था तो 2 ही नंबर चाहिए थे, तो ऐसा नहीं कि आज रट लेंगे, इनको भयंकर तरीके से रटना है। तो देखो इन 4 चार्ट से वो कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न किस में देखने को मिलता है, कौन सी डिजीज़ में। ओके, तो अब यहाँ पे G6PD डिफिशियंसी में एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस देखने को मिलता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। ओके, तो क्या समझना है इसमें, ये देखिए G6PD डिफिशियंसी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, हिंज बॉडीज देखने को मिलती हैं, बाइट सेल है, और अगर प्राइमाक्यून दोगे तो इंक्रीज द रिस्क ऑफ हीमोलाइटिक एपिसोड। ओके, प्राइमाक्यून उनको नुकसान करेंगे और आरबीसी टूटेंगे। तो अभी तो देखो इस बार इन्होंने पूछ लिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये नेक्स्ट टाइम ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज़ पूछ सकते हैं, नेक्स्ट टाइम ये ऑटोजोमल रिसेसिव पूछ सकते हैं, नेक्स्ट टाइम ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पूछ सकते हैं। इस बार इससे क्वेश्चन पूछा था। ओके, तो ये वाली चार्ट ना मस्ट है रटना आपको। अब आके रुक के रटोगे नहीं ना तो ये इसी तरह जाओगे एग्ज़ाम में, कैसे दिखेगा ये, हर्लर सिंड्रोम, थैलेसीमिया, हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस, G6PD, अपने लिए सब बराबर वहाँ, ठीक है ना। तो जनरल यहीं पे मैंने लिख लिया था कि हर्लर सिंड्रोम है, ऑटोजोमल रिसेसिव है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड कंडीशन है। ये यहीं पे देखो हंटर सिंड्रोम एक्स लिंक्ड है। ओके,
वो ऑटोजोमल है। थैलीसीमिया ऑटोजोमल रिसेसिव है, HPLC चेक करते हैं इसमें। हेरिडिटी स्पिरोसाइटिस ऑटोजोमल डोमिनेंट है। तो देख रहे हो कुछ भी एक चीज़ पकड़ के यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो 9वां क्वेश्चन भी उसी टाइप से, विच पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ डिजीज एसोसिएटेड विथ कंसैंग्यूनिटी। ओके, मतलब जैसे क्लोजली रिलेटेड जो रहते हैं उनके बीच में अगर मैरिज हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम होती है, क्या किस टाइप का इनहेरिटेंस होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे ऑटोजोमल रिसेसिव हावी हो जाएंगे। ओके, इसलिए अपन क्लोजली रिलेटेड उसमें शादी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मिलते जुलते टॉपिक थे। ठीक है, कंसैंग्यूनिटी दिखे तो सीधे ऑटोजोमल रिसेसिव, मतलब ये अपने आप को शो करने लगेंगे उनके बच्चों में। ये रिपीट टॉपिक है डायरेक्ट 10वें नंबर का, विच ऑर्गन इज इन्वॉल्व इन गुड पास्चर सिंड्रोम। मैंने लास्ट टाइम बोला था कि गुड पास्चर नाम से अच्छा है गुड, लेकिन काम बहुत ख़राब करता है। गुड जी मतलब ग्लोम्युलर, पास्चर मतलब पल्मोनरी, किडनी और लंग्स को दोनों को इफ़ेक्ट करता है। जो किडनी को इफ़ेक्ट करेगा तो हेमेट्यूरिया होगा, ब्लड आएगा यूरिन में। हेमेप्टोसिस करेगा तो ब्लड आएगा खांसने में। ओके, तो अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में सिर्फ किडनी दे रखा था, दिस शुड बी अवर आंसर। ओके, इस तरह गेस करना पड़ेगा। अब देखो फिर उसी टॉपिक से आ गया, किससे, हीलिंग से। वहाँ भी सेकेंडरी हीलिंग का क्वेश्चन था, हीलिंग का, अब यहाँ फिर आ गया। तो हीलिंग हाइल्ड है, ऐसे पता करना है, ऐसे सोच के कि क्वेश्चन पढ़ो कहाँ से पूछा, जहाँ से पूछा वो टॉपिक हाइल्ड है। ओके, सेकेंडरी हीलिंग मैकेनिज्म क्या है, तो इसमें क्या होता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू बनती हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी हीलिंग। तो अब देखो यहीं पे हमने सब लिख लिया कि ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन कब होता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में। स्कैब फॉर्मेशन कब होता है, ड्राइंग अप ऑफ सिक्रीशन आफ्टर इंजरी। ठीक है, और न्यूवैस्कुलराइजेशन हैविंग इन कॉन्टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू। तो ये जाके ढंग से कर लेना। ओके, ग्रेनुलेशन टिश्यू सेकेंडरी हीलिंग में पाया जाता है। 12 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा फार्मा से, मेडिसिन में, इसमें, और ये बहुत ही एक हाई टॉपिक है, अस्थमा, COPD। ओके, तो अब पूछा है कि कौन सा फीचर नहीं है ब्रोंकियल अस्थमा। तो पहले ब्रोंकियल अस्थमा, और ये जो टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है ना, ये भी बहुत हाई टॉपिक है। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ये बहुत हाइल्ड है। ओके, यहाँ पे तुमको इसको रुक के सब बीमारी लिख के रटना पड़ेगा कि कौन सी क्या है। जैसे अब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्रोंकियल अस्थमा में कौन सी टाइप की एलर्जी होती है ना, कौन सी टाइप की हाइपर सेंसिटिव होती है, तो टाइप 1 होती है। इतना स्पेसिफिक होना इस एग्ज़ाम के लिए। तो कौन सा फीचर नहीं है ब्रोंकियल अस्थमा में, ब्रोंकियल अस्थमा में हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल नहीं होता है, कंस्ट्रिक्शन होता है। जैसे ये वो है ना, तो ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ऐसे हाइपरट्रॉफी नहीं होती है ना। तो इसका यही था, रिपीट है एक हिसाब से टॉपिक। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ लिखता चलता था जब मैं अब खुद प्रिपरेशन फेज़ में था कि देखो भाई गुड पास्चर सिंड्रोम जो है तो हाइल्ड है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हाइल्ड है, तो इस तरह आपको समझना पड़ेगा। ओके, 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। जिसकी बात कर रहा था ना, ये क्वेश्चन बन के आ गया कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से ये क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं। अब पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इन निम्न बीमारियों से कौन सा टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। तो ये है भैया अपना ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। इसमें एंटीबॉडी RBC की एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है, तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है। जिसमें एसिड से अपन याद करते हैं ना, एनाफाइलेक्टिक C, मतलब सेल मीडिएटेड, I इम्यून कॉम्प्लेक्स, D डिलेड। ठीक है ना, इस तरह दिमाग में हर चीज़ रखना पड़ेगा। तो अब देखो क्रॉनिक किडनी रिजेक्शन क्या है, सेल मीडिएटेड। ठीक है, सेल मीडिएटेड डैमेज होता है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है। नेक्स्ट टाइम में भी ये क्वेश्चन बन जाए। आर्थस रिएक्शन क्या है, लोकलाइज्ड इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज है, ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है। समझ रहे हो बात, कितना ये लोग स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं, ये बकवास यहाँ नहीं चल रहा है। मॉन्टेक्स टेस्ट जो अपन TB के लिए करते हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट कहलाती है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है। ओके, तो ये कोई भी एक क्वेश्चन बन के, तो ये हाइपर सेंसिटिविटी वाला पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट। ओके, 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन अकर विद इन। ये डायरेक्ट रिपीट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम जाके देखना, मैंने एक्सप्लेन किया है। अब ये क्वेश्चन रिपीट ही होते रहते हैं।
अपना क्या दिखता है, एक्यूट दिखा ना, एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन, तो हमको लगता है सेकेंड से मिनट में हो जाएगा क्योंकि वो एक्यूट है, बट सेकेंड टू मिनट क्या है, हाइपर एक्यूट रिजेक्शन कहलाता है। अब अगर लेस देन 6 मंथ है तब उसको बोला जाएगा एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये क्वेश्चन था। अगर ग्रेटर देन 6 मंथ है, ये क्वेश्चन था, तो उसको बोला जाए क्रॉनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो हो सकता है अभी ये पूछा है, नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो वीक्स टू मंथ इज़ आर आंसर, नॉट सेकेंड टू मिनट, नॉट डेज टू वीक, क्योंकि लेस देन 6 मंथ की बात हो रही, तो वीक्स टू मंथ। अब ये एक टॉपिक यहाँ पे ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़, तो BMT बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, स्किन इंटेस्टाइन लीवर, ये जो भी ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये रिजेक्शन देखने को मिलते हैं, उसकी बात हो रही। क्वेश्चन नंबर 15, ऑल आर रिड्यूस्ड इन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अब वीडियो देख रहे हो पैथोलॉजी वाली, मैंने बोला हिमेटोलॉजिस्ट 10 क्वेश्चन पूछते हैं, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हॉट टॉपिक है, ये रिपीट क्वेश्चन है। उसमें पूछा था कि स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए हम क्या देखते हैं बेस्ट, और यहाँ पे पूछा है कि क्या ऑल आर रिड्यूस्ड इन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एक्सेप्ट, कौन सा नहीं रिड्यूस होगा। तो ये जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है ये बढ़ती है, क्योंकि ऑलरेडी आयरन की कमी हो रही ना, तो वो प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा आयरन को कैप्चर करने की कोशिश करेगा, इसलिए ये बढ़ता है। बाकी ये सारे हीमोग्लोबिन लेवल, सीरम फर्टीन, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ ट्रांसमिन, ये सब घट जाएंगे, ओके। चिल्ड्रन में हुक वार्म है, अगर ये जो राउंड वार्म्स होते हैं अपने, तो इसमें एल्बेंडाजोल ट्रीटमेंट है, उसका आयरन सप्लीमेंट दिया जाता है, ठीक है। अब ये लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था सीरम फर्टीन वाला कि अर्लीस्ट पैरामीटर टू चेक अबाउट द आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, और इस बार इन लोगों ने ये पूछ लिया क्वेश्चन। इस तरह टॉपिक खेलते हैं लोग, ओके। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट MEN2A सिंड्रोम। ये जो जितना भी है ना मल्टीपल इंडोक्राइन नियोप्लासिया, ये भयंकर हाइल्ड है, इससे हाइल्ड टॉपिक, ओके। इससे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, कुछ ना कुछ पूछेंगे, तो इसको जाके ध्यान से कर लेना, ठीक है। इसमें 2 टाइप होते हैं, MEN2B, ठीक है, न्यूरोमा होता है इसमें, MEN2, इसमें 3 P's पाए जाते हैं, पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड, पैंक्रियाज, ओके। तो इसका ऑप्शन था विच इज़ द करेक्ट अबाउट MEN2A, तो पैराथायरॉइड एडिनोमा, ओके। ये टॉपिक जाके ध्यान से समझना, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसको। देखो उसी का ये क्वेश्चन मैं बोलता आ रहा हूँ, फियोक्रोमोसाइटोमा दिख जाए तो रुक जाना, हाइल्ड है, इससे क्वेश्चन कई तरीके से फ्रेम करते। यहाँ देखो डायरेक्ट पूछा था कि फियोक्रोमोसाइटोमा प्रोड्यूसेस ऑल एक्सेप्ट का पूछ लिया था यहाँ पे कि क्या नहीं करता। तो ये क्या है, एक प्रकार का एड्रिनल मेडुला कैंसर है जो सिक्रेट्स कैटाकोलोमाइंस सिक्रेट करता है, नॉरएपिनेफ्रिन, ओके। तो देखो ऑप्शन में था ये नॉरएपिनेफ्रिन मतलब सिक्रेट करता है, सोमैटोस्टेटिन, ये वैसोएक्टिन पॉलीपेप्टाइड, सिक्रेटिन नहीं सिक्रेट करता। इस लेवल की एक्यूरेसी चाहिए गाइस इस एग्ज़ाम के लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। ये 2018 के दोनों पेपर हो गए, दोनों सेशन के, ठीक है। ये दिसंबर वाला रहा होगा, अब इसके बाद ये दिसंबर का हो गया 2018 का। तो मैं सिर्फ इन वीडियो के माध्यम से मैं आपको पढ़ाना कुछ नहीं चाह रहा है ऐसे कि मैं पढ़ाने आया हुआ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम की गहराई को समझो, रेट्रोग्रेड से तैयारी करो, ये क्वेश्चन करो, इनके टॉपिक निकालो कि ये क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, एक पेपर उठाओ, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो, हाइल्ड लिखते चलो, फिर जाके तुम एप्लीकेशन खोलो अपने, वो टॉपिक, ये बुक है जो भी तुम्हारे पास, वो टॉपिक जाके मार्क करो, ठीक है। उनको कई बार पढ़ो, फिर आप जैसा पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, फिर जब वो क्वेश्चन एक बार मार्क करते जाओगे ना तो आपकी पास होने की संभावना बहुत हाई हो जाएगी। क्योंकि यार 80% लोग फेल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गलती हो रही ना, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है कि आप समझ नहीं सकते। आप ऐसे रैंडम पढ़ते रहोगे ना, रैंडम रिजल्ट ही आएगा, इसलिए स्पेसिफिक पढ़ो, स्पेसिफिक रिजल्ट लाओ, ख़त्म बात हो गई, ओके। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, पढ़ते रहिए।